नमस्कार। इतिहास में कुछ पल ऐसे होते हैं जो किसी देश की कहानी को हमेशा हमेशा के लिए बदल देते हैं। आज बात करते हैं ऐसे ही एक बहुत जरूरी मोड़ की, 1909 के मॉर्ले मिंटो सुधारों की। अब देखिए, ऊपर ऊपर से तो ये एक प्रगतिशील कदम लगता था, लेकिन असल में ये एक इतनी सोची समझी चाल थी जिसने भारत के भविष्य पर एक बहुत ही गहरी और कभी ना मिटने वाली छाप छोड़ी। आज की हमारी चर्चा एक कहानी की तरह आगे बढ़ेगी। हम शुरू करेंगे उस माहौल से, उस दबाव से जिसने अंग्रेजों को ये कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। फिर हम समझेंगे मॉर्ले और मिंटो की वो चालाक रणनीति क्या थी। हम ये भी देखेंगे कि ये सुधार एक दो धारी तलवार की तरह कैसे थे और कैसे इन्होंने सांप्रदायिक फूट के वो बीज बो दिए जिसकी कड़वी फसल आज तक काटी जा रही है। और आखिर में हम इसकी विरासत पर एक नजर डालेंगे। तो चलिए थोड़ा समय में पीछे चलते हैं। 20वीं सदी की शुरुआत हो चुकी थी और ब्रिटिश राज, जिसे कहते थे कि इसके साम्राज्य में सूरज कभी नहीं डूबता, वो भारत में अपनी पकड़ ढीली होती महसूस कर रहा था। हवा में एक तरह की बगावत की महक थी। जरा सोचिए, आप उस वक्त के ब्रिटिश वायसराय हैं। चारों तरफ राष्ट्रवाद की आग सुलग रही है। तो आपके सामने सबसे बड़ा सवाल क्या होगा? शायद यही कि विद्रोह की कगार पर खड़े इस विशाल साम्राज्य पर आखिर शासन किया कैसे जाए। तो ये संकट खड़ा कैसे हुआ? देखिए, ये सब कुछ रातों रात नहीं हुआ था। सबसे पहले 1892 का अधिनियम आया, जो एक तरह से खोखला वादा ही साबित हुआ। फिर 1905 में हुआ बंगाल का विभाजन, जिसने पूरे देश में गुस्से की एक लहर दौड़ा दी। सड़कों पर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन होने लगे। और फिर 1906 में कांग्रेस ने पहली बार स्वराज की मांग कर डाली। तिलक जैसे नेताओं की आवाज और बुलंद हो रही थी। तो अंग्रेजों के लिए ये एक बहुत बड़ा संकट था। अब इस संकट से निपटने के लिए दो बड़े ब्रिटिश चेहरे सामने आए। भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जॉन मॉर्ले और भारत के वायसरॉय लॉर्ड मिंटो। और इनकी जो रणनीति थी ना, वो सीधी साधी नहीं बल्कि एक दोहरी चाल थी। तो आखिर ये रणनीति थी क्या? ये थी एक दोहरी चाल। एक हाथ में उन्होंने नरमपंथियों के लिए गाजर रखी, यानी शासन में ज्यादा भागीदारी का वादा, और दूसरे हाथ में उन्होंने राष्ट्रवादियों के लिए छड़ी तैयार की, फूट डालो और कमजोर करो। ये एक क्लासिक गाजर और छड़ी वाली पॉलिसी थी, जिसे बड़ी ही चालाकी से लागू किया गया। इस पूरी रणनीति में एक बहुत बड़ा मोड़ 1906 में आया। आगा खान के नेतृत्व में कुछ मुस्लिम नेता वायसराय मिंटो से मिलने पहुंचे। उन्हें यह डर था कि हिंदू बहुल शासन में उनके हितों को नजरअंदाज कर दिया जाएगा, और उन्होंने अपनी सारी मांगें मिंटो के सामने रख दी। और अगर इस रणनीति पर किसी को कोई शक था भी, तो मिंटो के अपने शब्दों ने उसे पूरी तरह साफ कर दिया। जरा देखिए उन्होंने मॉर्ले को क्या लिखा था। वो कांग्रेस के खिलाफ एक जवाबी संतुलन ढूंढ रहे थे। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये एक सोची समझी साजिश थी जिसका मकसद भारत को धर्म के आधार पर बांटना था। तो अब देखते हैं कि इस दोहरी रणनीति को 1909 के अधिनियम में असल में उतारा कैसे गया। इसके प्रावधानों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एक ही वक्त में भारतीयों को शामिल करने और उन पर नियंत्रण रखने दोनों का एक मिला जुला रूप थे। तो इन सुधारों में था क्या? सबसे पहली चीज जो ध्यान खींचती है वो है सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल का विस्तार। सदस्यों की संख्या सीधे 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई। पहली नजर में तो ये एक बहुत बड़ा और प्रगतिशील कदम लगता है ना? लेकिन जैसा कि कहते हैं, असली खेल तो डिटेल्स में छुपा होता है। यहां भी वही हुआ। संख्या तो बढ़ गई, लेकिन असली ताकत नहीं। काउंसिल की बनावट ही ऐसी रखी गई थी कि अंग्रेजों का बहुमत हमेशा बना रहे। ये एक तरह का भ्रम था, प्रतिनिधित्व का सिर्फ एक दिखावा। हाँ, भारतीय सदस्यों को कुछ नई शक्तियां जरूर दी गईं। वो बजट पर बहस कर सकते थे, सवाल पूछ सकते थे, लेकिन यहां भी कई सीमाएं थीं। उनके प्रस्ताव सरकार मानने के लिए मजबूर नहीं थी, और वाइसरॉय के पास किसी भी कानून को वीटो करने का पूरा अधिकार था। और हाँ, विदेश नीति जैसे जरूरी मसलों पर तो कोई चर्चा हो ही नहीं सकती थी। और फिर आया वो कदम जो खास तौर पर नरमपंथियों को खुश करने के लिए उठाया गया था। इतिहास में पहली बार एक भारतीय, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, को वाइसराय की सबसे ताकतवर एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जगह दी गई। ये एक बहुत बड़ी प्रतीकात्मक जीत थी, एक संदेश कि भारतीय अब सत्ता के गलियारों तक पहुंच सकते हैं। पर सवाल वही था, क्या ये असली शक्ति थी? और अब हम आते हैं इन सुधारों के सबसे विवादास्पद और सबसे दूरगामी असर वाले हिस्से पर, पृथक निर्वाचक मंडल यानी सेपरेट इलेक्टोरेट की शुरुआत। तो ये पृथक निर्वाचक मंडल आखिर था क्या?
इसे समझना बहुत जरूरी है। देखिए, ये सिर्फ सीटों का आरक्षण नहीं था, ये एक ऐसी व्यवस्था थी जहां मुस्लिम मतदाता सिर्फ मुस्लिम उम्मीदवारों को ही वोट दे सकते थे। इसने वोट देने वालों को धर्म के आधार पर हमेशा के लिए अलग-अलग कर दिया। 1909 के इस अधिनियम ने ये व्यवस्था मुसलमानों के लिए लागू कर दी और इसी के साथ भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता को कानूनी तौर पर स्थापित कर दिया गया। इसी एक कदम की वजह से लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल का जनक भी कहा जाने लगा। और ये एक ऐसा जहर था जो बस फैलता ही गया। 1909 में इसकी शुरुआत मुसलमानों से हुई। 1919 तक इसे सिखों और ईसाइयों तक बढ़ा दिया गया और 1935 आते आते ये और भी कई समुदायों तक फैल गया। अंग्रेजों ने एक ऐसी आग लगा दी थी जो आगे चलकर पूरे उपमहाद्वीप को जलाने वाली थी। विभाजन की नींव यहीं रखी जा चुकी थी। तो इन सुधारों का आखिर असर क्या हुआ? तात्कालिक प्रतिक्रियाओं से लेकर हमारे उपमहाद्वीप पर इसके स्थायी असर तक, चलिए अब इसकी विरासत का विश्लेषण करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस चाल को तुरंत पहचान लिया। उन्होंने इसे किसी रियायत की तरह नहीं, बल्कि राष्ट्रीय एकता को तोड़ने के लिए एक सोची समझी शाही रणनीति के तौर पर देखा। ये फूट डालो और राज करो की नीति का एक बिल्कुल साफ उदाहरण था। और शायद इस विरासत के बारे में सबसे सटीक बात महात्मा गांधी ने कही थी। सालों बाद उन्होंने लेडी मिंटो से सीधे सीधे कहा, मिंटो मॉर्ले सुधारों ने हमारा सर्वनाश कर दिया। सर्वनाश, सोचिए ये कितना भारी शब्द है। ये दिखाता है कि इन सुधारों ने भारतीय राजनीति की आत्मा में कितना गहरा जहर घोल दिया था। तो आखिर में हम कहाँ पहुंचते हैं? क्या मॉर्ले मिंटो सुधार स्वशासन की तरफ बढ़ाया गया एक छोटा सा कदम थे, या फिर ये एक ऐसी जहर की गोली थी जिससे बड़ी चालाकी से तरक्की के मीठे लिबास में लपेट कर दे दिया गया था? एक ऐसी गोली जिसने एक देश को हमेशा के लिए बांट दिया। ये एक ऐसा सवाल है जिसकी गूंज आज भी इतिहास के पन्नों में और हमारे आज में सुनाई देती।